के भाव में, बिल्कुल सस्ते भाव। अभी उड़ीसा के हाई कोर्ट में ये मुकदमे का फैसला आया और उड़ीसा के हाई कोर्ट ने कहा ये सब जमीन बेचना गैर कानूनी और अवैध है। किसी मुख्यमंत्री को यह अधिकार नहीं है कि अपनी जमीन वो ऐसे बेच सके, संविधान में ऐसी अनुमति नहीं है। लेकिन हर राज्य में यही चल रहा है। छत्तीसगढ़ में चल रहा है, उड़ीसा में चल रहा है, आंध्र प्रदेश में चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है। हजारों एकड़, लाखों एकड़ जमीनें बेची जा। इसमें हो क्या रहा है कि सस्ती जमीनें कंपनियों को मिल रही हैं और कंपनी नेताओं को पैसे दे रहे, रिश्वत के, घूस के, और उनके विदेशी बैंकों के खातों में जमा हो रहा। ये 20 साल से चल रहा सबसे बड़ा घोटाला। और ऐसे घोटाले भारत में होते रहे हैं पिछले 64 साल। आजादी के बाद, आजादी मिली थी ना तो तुरंत भारत में एक घोटाला हुआ था। आजादी मिलने के 2 साल में ही हो गया था। उसका नाम था जीप स्कैंडल। हुआ ये था कि भारत के रक्षा मंत्री थे उस समय वी.के. कृष्ण मेनन। उन्होंने जीप खरीदी आर्मी, सेना के लिए, और जीप नहीं आई, पैसे चले गए सारे। जीप आई नहीं, पैसे दे दिए और वो कंपनी भाग गई पैसे लेके, जीप एक भी नहीं दी उन्होंने। फिर रक्षा मंत्री को लोकसभा में पूछा गया भाई जीप कहाँ गई, तो उन्होंने कहा वो अभी तक आई नहीं। तो कंपनी को पकड़ो, तो उन्होंने कहा कंपनी कहाँ गई पता नहीं मुझे। बहुत बड़ा घोटाला था वो आजादी के बाद का। करोड़ों रुपए देश के डूब गए थे उसमें, और रक्षा मंत्री को फिर इस्तीफा देना पड़ा था वी.के. कृष्ण में। उसके बाद और एक बड़ा घोटाला हुआ थोड़े ही दिन में। पिस्तौल खरीदी आर्मी के लिए और पिस्तौल नहीं आई, पैसे चले गए। चेक पिस्टल स्कैंडल हुआ था, हजारों करोड़ का था। एक और बड़ा घोटाला हुआ आजादी के बाद, नागरवाला स्कैंडल। एक था मूंदड़ा स्कैंडल। ऐसे भारत में पिछले 64 सालों में जितने घोटाले हुए हैं, इसका हमने थोड़ा अध्ययन किया तो पता चला कि अब तक इन घोटालों में देश का 340 लाख करोड़ रुपए का चूना लग गया। 340 लाख करोड़। जीप स्कैंडल से शुरू होके और ये ए राजा घोटाले तक कुल मिलाकर 340 लाख करोड़ रुपए देश का डूब गया। आप बोलोगे फिर ये कहां गया? ये सब पैसा नेता और अधिकारियों की जेबों में चला गया और नेता और अधिकारियों ने इसको विदेशी बैंकों में जमा कर दिया। दुनिया में एक छोटा सा देश है, उसका नाम है स्विट्जरलैंड। ये सबसे अमीर देश है पूरी दुनिया में। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि स्विट्जरलैंड देश में ना खेती होती है, ना उद्योग चलते हैं, ना कोई व्यवसाय होता है, फिर भी ये दुनिया का सबसे अमीर देश है। कारण उसका क्या है? हमारे जो भ्रष्ट नेता हैं, यहाँ जो घोटाले वो करते हैं, उसका पैसा ले जाकर स्विट्जरलैंड में जमा कर देते हैं। और स्विट्जरलैंड की सरकार क्या करती है? वो पैसे को दुनिया भर में ब्याज पे उठा के उसमें से वो कमाई करते हैं। और हमारे जो भ्रष्ट नेता पैसा वहां जमा करते हैं, उस पर वो ब्याज नहीं देते और उस पैसे को वो ब्याज पर उठाते हैं और उससे लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। और ये कमाई इतनी है स्विट्जरलैंड की कि वो दुनिया का सबसे अमीर देश है। और भारत जहां से ये घोटाले हो रहे हैं और जहां का पैसा स्विट्जरलैंड में जमा हो रहा है, वो दुनिया का सबसे गरीब देश है। हम गरीबी से परेशान और स्विट्जरलैंड अमीरी से परेशान। हमारी गरीबी का स्विट्जरलैंड की अमीरी से डायरेक्ट रिश्ता है। हम गरीब इसलिए हैं कि स्विट्जरलैंड हमारे पैसे से अमीर है। अगर वो पैसा हमारे यहाँ घोटालों से बाहर नहीं जाता, स्विट्जरलैंड जमा नहीं होता, तो हम उसी पैसे से दुनिया के सबसे अमीर देश होते। तो ये भ्रष्टाचार और घोटाले ने देश में गरीबी पैदा की है और इसी के कारण बेरोजगारी पैदा हो। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि क्या कर सकते हैं? हमने एक संकल्प लिया है कि इसके लिए कोई बड़ा आंदोलन करना है और भारत स्वाभिमान का हमने इसीलिए गठन किया है। आंदोलन क्या करना है? भारत सरकार पर दबाव डालकर इस घोटाले के सारे पैसे जो विदेशों में चले गए उन्हें वापस लाना है। आप बोलेंगे क्या ये संभव है? हाँ, ये संभव है।
इसके लिए रास्ता क्या है? इसके लिए 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि अगर ये 340 लाख करोड़ रुपए जो विदेशों में चले गए, भारत से लूट कर नेताओं ने विदेशों में जमा कर दिए, इस धन को अगर भारत के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर राष्ट्र की संपत्ति घोषित करा लिया जाए तो ये सारा पैसा वापस आ सकता है। जो पैसा यहां से चला गया वो व्यक्तिगत संपत्ति है नेताओं की। अगर इस पैसे को हम भारत के सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्र की संपत्ति घोषित करवा लें तो ये सब वापस आ जाए। क्यों? क्योंकि दुनिया में जो राष्ट्र की संपत्ति का कानून है ना, वो ये है कि राष्ट्र की संपत्ति उसी राष्ट्र में जमा होती है जहां की वो संपत्ति होती है। जैसे भारत की संपत्ति भारत में ही जमा हो सकती है, पाकिस्तान की संपत्ति पाकिस्तान में। अभी क्या हुआ है कि भारत की संपत्ति को नेताओं ने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बनाकर जमा कर रखा है विदेशों में, तो इसको हम राष्ट्र की संपत्ति बनवा लें, ये हमारे लिए रास्ता है। तो इस रास्ते पर हम लोगों ने चलना शुरू किया है और भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दाखिल किया है। ये मुकदमा हमारा स्वीकार हो गया है और इस मुकदमे को एक बड़े मशहूर वकील श्री राम जेठमलानी ने किया है और इस मुकदमे में सरकार को अभी नोटिस मिला है और उसमें सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि दुनिया के जितने देशों में ये पैसे जमा है 340 लाख करोड़, इसका पूरा हिसाब करो और हमारे सामने लेके आओ। तो अब सरकार के इस समय हाथ पैर फूल गए हैं, परेशान है सरकार, क्योंकि जिनका ये पैसा है वो ही सरकार चला रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि इसका हिसाब दो हमको। आजादी के 64 वर्षों में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश दिया, पहली बार। अच्छा है, जो न्यायाधीश ये कर रहे हैं ना, उनके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हर रोज कि वो सलामत रहें, सुरक्षित रहें तब तक जब तक कि इसका फैसला ना आए। वरना बेईमान और हरामी नेता इतने खतरनाक हैं, किसी को भी मरवा दे। हाँ, इनको क्या लगता है, जो लाखों करोड़ों लूटते हैं वो किसी को भी मरवा लेते हैं। ये मुकदमा चल रहा है। अच्छी बात है कि सुनवाई हो रही है और न्यायाधीश बहुत कड़क है। जो जज की बेंच में ये मुकदमा है ना, उसके बारे में सारे सुप्रीम कोर्ट के वकील कहते हैं कि आप दुनिया को खरीद सकते हो, ये नहीं बिकेगा भाई। ऐसे बहुत ईमानदार जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, वरना तो ये सरकार तो लूट के खा जाती देश को अगर ऐसे जजेस नहीं होते तो उनके कारण उम्मीद है कि इसमें फैसला आ जाएगा। और 1 साल का समय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को, तो 2011 का जब अंतिम समय आएगा, दिसंबर 2011, तब तक इसका फैसला आना चाहिए। और फैसला यही कि सुप्रीम कोर्ट इस पैसे को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करे। मान लो अगर सुप्रीम कोर्ट ना कर पाए तो कई बार ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो ईमानदार जजेस हैं ना, उनको ये बेईमान नेता ट्रांसफर करवा देते हैं। ये बेईमान नेताओं के हाथ में है ना जजों का ट्रांसफर करवा देते हैं, तो जज बेचारा क्या करे। तो ऐसा हो सकता है इस मामले में, क्योंकि इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ फंसने वाले हैं इस मामले में। तो ट्रांसफर हो गया, तब हम क्या करेंगे? तब हमने दूसरा रास्ता तय करने का संकल्प लिया। दूसरा रास्ता ये होगा कि तब हम भारत की संसद में एक प्रस्ताव पेश कराएंगे किसी भी एक सांसद की मदद से, और वो प्रस्ताव ये होगा कि भारत में जो घोटाले हुए हैं पिछले 64 साल में, और इसका जो धन है 340 लाख करोड़ जो विदेशों में जमा है, ये धन भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है। संसद इस प्रस्ताव पर बहस करे। तो ये प्रस्ताव तो एक सांसद रख देगा संसद में, क्योंकि बिल पेश करने के लिए एक एमपी काफी होता है। फिर बहस करते हैं बाकी सब एमपीज। तो जब इस पर बहस होगी तब हम देखेंगे कि कौन कौन एमपीज इसका विरोध कर रहे हैं। जो विरोध करेंगे पक्की बात है हरामी वही है, बेईमान वही है, पैसे वो नहीं। तो सारा देश देखेगा, क्योंकि जब बहस होती है ना, वो तो अब टीवी पे आती है, आप भी देखोगे मैं भी देखूंगा,
और आप ये देखना कि आपके क्षेत्र का सांसद क्या कह रहा है, वो इसका समर्थन कर रहा है या विरोध कर रहा है। उसी दिन पता चलेगा वो बेईमान है कि ईमानदार। अब संसद में कई बार ऐसा भी हो सकता है कि डर के मारे कई नेता विरोध ना करें, तो अच्छा है अगर वो विरोध डर के मारे नहीं करेंगे, क्योंकि पोल खुलेगी उनकी अगर वो विरोध करें तो वो ना करें विरोध, तो प्रस्ताव तो पास हो जाएगा, तो कानून बन जाएगा, तो पैसे आ जाएंगे। अगर वो विरोध करेंगे तो उनकी पोल खुलेगी, और अगर वो विरोध नहीं करेंगे तो प्रस्ताव पास हो जाएगा। अपने दोनों हाथ में लड्डू है, अगर उनकी पोल खुलेगी तो देश देखेगा बेईमान कौन है, प्रस्ताव पास हुआ तो कानून बन जाएगा। लेकिन एक तीसरी बात भी हो सकती है कि संसद में 272 से ज्यादा सांसद इकट्ठे हो गए तो वो इसको गिरा सकते हैं पूरे प्रस्ताव को, ये हो सकता है। तब फिर क्या करेंगे हम? तब हमारा तीसरा संकल्प है कि अगर संसद ने ये प्रस्ताव गिरा दिया तो 2014 में लोकसभा का जब चुनाव आएगा तो सारे देश में से हम अपने 400 से ज्यादा सांसदों को जिताकर लाएंगे और फिर ये प्रस्ताव पास कराएंगे, फिर कानून। और इस काम का संकल्प परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने कर लिया है। वो संकल्प ले चुके हैं कि अगर 2014 तक संसद ने ये काले धन को वापस लाने का कानून नहीं बनाया तो हम फिर देश के 2014 के चुनाव में 400 से ज्यादा सांसदों को जिता के लाएंगे, और इसकी ताकत हम बना रहे हैं पूरे देश में। और अच्छी बात यह है कि परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी के साथ इस आंदोलन में 70 और भी बड़े बड़े संत और सन्यासी शामिल हैं जिन्होंने ये संकल्प लिया है। एक बहुत बड़े संत हैं हमारे देश में, परम पूजनीय स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी। एक बहुत बड़े संत हैं परम पूजनीय स्वामी अवधेशानंद गिरी। एक बहुत बड़े संत हैं परम पूजनीय स्वामी गोविंद देव गिरी। एक बहुत बड़े संत हैं परम पूजनीय स्वामी जयेंद्र सरस्वती, शंकराचार्य कांचीपुरम। एक बहुत बड़े संत हैं इस देश में परम पूजनीय मुरारी बापू। एक बहुत बड़े संत हैं परम पूजनीय सुधांशु महाराज। एक बहुत बड़े संत हैं श्री रमेश भाई ओझा। एक बहुत बड़े संत तुल्य व्यक्ति हैं डॉक्टर प्रणव पंड्या, गायत्री परिवार के। ऐसे भारत में 70 बड़े बड़े संतों ने अभी हरिद्वार के कुंभ मेले में संकल्प लिया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम सब 2014 के चुनाव में एक एक चुनाव क्षेत्र में जाएंगे और 400 ईमानदार सांसदों को जिता के लाएंगे। मैंने क्या किया, ये सब संतों के जो भक्त हैं पूरे देश में उनकी संख्या जोड़ी तो इनके कुल भक्त इतने हैं कि वो इकट्ठे होकर वोट डाल दें तो 514 सांसद जीत जाएंगे पूरे देश में। कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि इन संतों की बड़ी ताकत है। ये जब तक चुप बैठे हैं तब तक चुप बैठे हैं, ये अगर निकल पड़े तो राजनीति के किसी नेता में दम नहीं है जो इनका सामना कर सके। बड़े बड़े राजनेताओं के यहाँ हमने देखा है 200-200 रुपए दे के लोगों को बुलाया जाता है भाषण सुनने के लिए, और 10-20 मिनट में वो झाड़ के चल देते हैं। लेकिन इन संतों के पास लाखों लोग आते हैं सुनने के लिए अपना पैसा खर्च करके। और ये सब संत ऐसे हैं कि सवेरे 4 बजे किसी को बुला लें तो मैदान भरा मिलेगा। हमारे तो परम पूजनीय स्वामी जी का मैंने देखा है, सुबह 4:45 बजे पूरा मैदान खचाखच भर जाता है। लोग 3-3 बजे चल चल के पता नहीं कहां से आते हैं। तो सन्यासियों की ताकत बहुत है भारत में, संतों की ताकत बहुत है, ये कर सकते हैं। और इनका अब ये कहना है कि भ्रष्टाचार अब इतना ज्यादा हो गया है कि पानी सिर के ऊपर से गुजर गया और नेता देश को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब संतों ने कहा है कि अब हम ही करें ठीक इस देश को, इसलिए ये बात अब चल पड़ी। और हमें उम्मीद है कि 2014 में ये सारे संत निकल पड़े देश में तो आराम से आ जाएंगे 514 सांसद, और वो बनाएंगे फिर कानून, और 1 मिनट में कानून बनेगा और पैसे आ जाएंगे 340 लाख करोड़। फिर आने के बाद ये पैसे को खर्च करना है भारत के गांव-गांव में। इसकी हमारी योजना है कि हर गांव में 100 उद्योग लगाएं, एक एक गांव में 100-100 उद्योग। जैसे भारत के जितने गांव में कपास पैदा होती है
4 लाख गांव